हाँ जी, तो बच्चों ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.12, जिसमें हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। वो कहता है कि गिवन द सर्किट इन फिगर, यानी कि फिगर के अंदर आपको सर्किट दे दिया गया है, उसमें आपने कैलकुलेट करना है I1 की वैल्यू को, I2 की वैल्यू को, और पावर अब्जॉर्ब बाय 40 किलो ओम रजिस्टर। ये जो पावर अब्जॉर्ब कर रहा है ना 40 किलो ओम रजिस्टर, ये आपने मुझे कैलकुलेट करके देना है। जब ऐसा हो ना आपके पास सर्किट आ जाए, पैरेलल सर्किट आ जाए, और उसमें एक करंट सोर्स लगा हो जिसकी वैल्यू आपको पता हो, जबकि दूसरी दो यानी बाकी जो वायर्स हैं उनकी आपको करंट की वैल्यू ना पता हो, तो सीधी सी बात होती है उसमें लॉजिक चलना होता है KCL का, किरचॉफ करंट लॉ का। लेकिन किरचॉफ करंट लॉ का चक्कर चल नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या है जी, ये देखो अगर मैं इसको नोट कंसीडर करूं तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास, एक सिर्फ मेरे पास वैल्यू नाउन है, तो लिहाजा यहाँ पे चलेगा अपना करंट डिवीजन रूल। इसकी भी वीडियो मौजूद है, या ये भी आप यार जाके चेक कर सकते हो, लॉजिकल वीडियोस में आपको मिल जाएगी। इसका मतलब कि जो कंसेप्चुअल वीडियो का प्लेलिस्ट है उसमें आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो चलो इस सर्किट को पहले मैं थोड़ा सीधा करता हूँ। देखो ये सारे आपस में चीज़ें पैरेलल लगी हुई हैं, क्योंकि ये देखो 120 किलो ओम और 40 किलो ओम और 16 मिली एम्पेयर, इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल तीनों का यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि ये तीनों वायर्स आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं। क्योंकि जब ये दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होना तो वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। ये मेरा कंसेप्ट है, और ये भी मैं कंसेप्चुअल वीडियोज़ में अलग से दे चुका हूँ। तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, इस शेप को थोड़ा सीधा करता है, क्योंकि जब ये सारे पैरेलल में हैं, बस ये लगे पैरेलल में क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ यार, लगे हुए चाहिए, बस आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, लगे होने चाहिए, ठीक है। अब ठीक वर्ड आया। बस यार बच्चों माजरत चाहता हूँ, अब मेरे पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभार उस्ताद भी किसी वर्ड पे रुक जाता है। ये मैंने क्या किया जी, देखो जो 16 मिली एम्पेयर था उसको साइड पे निकाल दिया, सेंटर में लगा दिया 40 किलो ओम का रजिस्टर, और आखिर में लगा दिया अपना 120 किलो ओम का रजिस्टर। अब ये थोड़ी शेप सीधी हो गई है करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये I1 है, ये अपना I2 है, 120 किलो ओम। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर करंट की डायरेक्शन तो अपवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि यही हमने शेप्स में देखा जब करंट डिवीजन रूल लगता है ना, क्योंकि करंट डिवीजन रूल का मतलब है कि करंट का जो डिवीजन है उसके मदद से हमने करंट को फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखो ये एक नोड है, ये एक ऐसा पॉइंट है, यानी कि जब करंट यहाँ पे आती है तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। देखो दो यहाँ पे जब आएगी तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, यानी कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, यानी कि जितना उनको करंट चाहिए होगा उस लिहाज से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि देखो इसका एरो नीचे की तरफ है, ये डाउनवर्ड जाता है। यहाँ पे आके देखो, अगर यहाँ पे चलो यार यहाँ पे आता है तो इन करंट्स को इसकी तरफ तो नहीं ना आना चाहिए, इनको उल्टा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमें न्यूटन का लॉ इस्तेमाल करना होगा। न्यूटन ने कहा था थर्ड लॉ के अंदर, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वही लॉ यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो हम इस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे, मतलब कि दूसरी डायरेक्शन में कर देंगे। लेकिन न्यूटन ने बोला था अगर आप किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज करते हो तो आपको क्या करना होगा, अगर उसकी मतलब वैल्यू के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवाना होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन उल्टी कर दिया तो उसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगी। तो देखो इसके साथ मैं माइनस को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये -16 मिली एम्पेयर हो गया यानी डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे माइनस का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ा, ये असल चीज़ है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास आ गई टोटल करंट की वैल्यू। अब देखो अब ये डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब ये करंट आई तो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। तो ये वैसे मुझे एक न्यू शेप ड्रा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बच्चों यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी एक अलहदा से फिर से शेप ड्रा करूँ। मैंने क्या किया, न्यूटन का लॉ इस्तेमाल करके इस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया माइनस के साथ मल्टीप्लाई देके, क्योंकि न्यूटन ने कहा था एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। एक्शन मतलब अगर मैंने मुक्का मारा ना तो दूसरा अगर उसके आंसर में मुझे ऐसे मुक्का मारता है, देखो दोनों मार तो मुक्का ही रहे हैं, ठीक है, पुशअप यानी कि हो रहा है, लेकिन क्या जी डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस तरफ से मार है वो इस तरफ से मार है, तो दोनों के साथ यही चक्कर होगा, यानी कि ये मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन इसके साथ माइनस का वर्ड आएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ये चीज़ होती है यहाँ पे भी। तो चलो करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, पहले हम I1 चलो कैलकुलेट करते हैं। करंट डिवीजन रूल क्या चीज़ है वो भी आपको अभी यहीं पे पता चल जाएगा। करंट डिवीजन रूल का ये चक्कर होता है बच्चों कि हमने पैरेलल ब्रांच की, यानी इस रजिस्टर के क्रॉस अगर मैं इसकी करंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस रजिस्टर की करंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मुझे ऊपर रखनी पड़ेगी। तो इसके पैरेलल में क्या है 120 के, तो ऊपर आ जाएगा 120 के,
बटे में हमें रखनी पड़ती है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस। तो इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस आ गई प्लस पैरेलल ब्रांच की आ गई, मल्टीप्लाई होता है सप्लाइड करंट से, यानी कि जो इनको करंट सप्लाई के तौर पे मिली होती है और वो मतलब कि डिवाइड हुई होती है। ये देखो -16 मिली एम्पेयर इन्हें सप्लाई के तौर पे मिली था, जो कि यहाँ पे आके दो हिस्सों में तकसीम हुई। ये हमारे पास एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे आके करंट को डिवाइड होना पड़ा है। नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। यहाँ पे देखो 2 रेजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है। इस नोड के ऊपर आके हमारी करंट डिवाइड हुई थी, तो लिहाजा देखो करंट जो है -16 मिली एम्पेयर है, तो सप्लाइड करंट से हमने मल्टीप्लाई देना अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ये इसके साथ फार्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो गई वैल्यू टोटल करंट की, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दो। ये बटे में आ जाएगा 160, 16 एक बार, 16 10 बार, तो 0 0 से गया, तो ये मेरे पास आ जाएगी -12 मिली एम्पेयर। I1 की वैल्यू आ जाएगी -12 मिली एम्पेयर। तो देखो बच्चों सारी कैलकुलेशन ब्रेन में ही हो गई है, मुझे पता भी नहीं चला और मेरे ब्रेन ने सारी कैलकुलेशन कर दिया। मैथ में इतने एक्सपर्ट हो जाओ। अब आप चाहो तो I2 के ऊपर भी CDR लगा सकते हो, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है करंट डिवीजन रूल की CDR, लेकिन मैं कहता हूँ आप नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई कर दो, क्योंकि अब आपको इस नोड के क्रॉस जितनी भी वायर्स आ रही हैं उसके एक क्रॉस यानी कि 2 की वैल्यू पता है और 1 की वैल्यू नहीं पता, तो आप इसके ऊपर अपना KCL लगा के वैल्यू मालूम कर सकते हो। तो देखो KCL लगाते हैं, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1। तो KCL के अकॉर्डिंग देखो इसमें कौन कौन सी करंट एंटर कर रही है, सिर्फ एक करंट एंटर कर रही है -16 मिली एम्पेयर, तो ये आ गई एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो बाकी दोनों लीव कर रही हैं, इन दोनों का सम इस जानिब आ गया। तो अभी हमें वैल्यू मिल जाएगी I2 की। I2 उधर ही रह गया, तो देखो -16 मिली इधर था, इसका वैल्यू -12 मिली, उधर जाके +12 मिली हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई I2 की -4 मिली एम्पेयर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों।